हाय फ्रेंड्स, हम प्रयोगशाला परिचारक के हरिराम पटेल बुक के एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये हमारा फिजिक्स का 12वां क्लास है, जिसमें हम ध्वनि एवं तरंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने प्रकाश से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जाकर के वीडियो ज़रूर देख लें, या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। सारे वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो ज़रूर देख लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो रहा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं कि पीडीएफ चाहिए, जिससे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यूज़फुल हो रहा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, माध्यमों में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में अरेंज करना है। पहला है जल, दूसरा इस्पात है, तीसरा नाइट्रोजन है। चूँकि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है ठोस पर, फिर द्रव पर, फिर गैस पर। ठोस पर सबसे अधिक, द्रव पर ठोस के बाद, और द्रव के बाद गैस पर। हमें आरोही क्रम में अरेंज करना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। इस प्रकार सबसे पहले हमें गैस, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस में रखना होगा। चूँकि नाइट्रोजन एक गैस है, जल एक द्रव है, इस्पात एक ठोस है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन, उसके बाद जल, उसके बाद इस्पात आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है। अभी हमने पढ़ा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठोसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित के अंतर के कारण किया जाता है। ऑप्शन ए है तारत्व, प्रबलता और ध्वनि गुणता। ऑप्शन बी है तारत्व और प्रबलता। ऑप्शन सी है केवल ध्वनि गुणता। ऑप्शन डी है केवल प्रबलता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल ध्वनि गुणता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे, ऑप्शन ए दिया है निर्वात में चल सकती है, यह गलत है। ऑप्शन बी है केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, यह भी गलत है। ऑप्शन सी है केवल गैसों में चल सकती है, यह भी गलत है। ऑप्शन डी दिया है ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवार को, ऑप्शन ए ध्वनि को बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन बी दिया है ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए। ऑप्शन सी है ध्वनि प्रेषित करना चाहिए। ऑप्शन डी है ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ऑप्शन ए है वायु में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी है धातु में, ऑप्शन डी है निर्वात में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धातु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है। ऑप्शन ए है हवा में प्रदूषण। ऑप्शन बी है आँख के रोग। ऑप्शन सी है ओजोन लेयर में बाधा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओजोन लेयर में बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती। ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है निर्वात, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है वायु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। ऑप्शन ए ठोस तथा द्रव में, ऑप्शन बी है ठोस तथा गैस में, ऑप्शन सी गैस तथा द्रव में, ऑप्शन डी है ठोस, द्रव, गैस सभी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंगें ठोस तथा द्रव में उत्पन्न की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपित कण का आवर्तकाल 0.01 सेकेंड है, आवृत्ति होगी। हमें इसकी आवृत्ति पूछा है। चूँकि आवर्तकाल गुणित आवृत्ति, आवर्तकाल गुणित आवृत्ति बराबर 1 होता है। हमें आवर्तकाल दिया हुआ है 0.01, आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है, बराबर 1 रखेंगे। आवृत्ति ज्ञात करने के लिए हम आवर्तकाल को उधर पक्षांतर करते हैं, तो ये हो जाएगा f बराबर 1/,
0.01। इस दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के बाद दो संख्या है तो ऊपर में 2 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 100/1, तो ये हो जाएगा 100। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 100 कंपन प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आवृत्ति तरंगों में कौन सी तरंग मनुष्य नहीं सुन सकता? ऑप्शन ए दिया है 15 हर्ट्ज, ऑप्शन बी दिया है 250 हर्ट्ज, ऑप्शन सी दिया है 1000 हर्ट्ज, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। चूँकि मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति तथा आवर्तकाल का गुणनफल होता है। अभी हमने पढ़ा आवृत्ति तथा आवर्तकाल का गुणनफल 1 होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? ऑप्शन ए है रेडियो तरंग, ऑप्शन बी है एक्स तरंगे, ऑप्शन सी है प्रकाश तरंगे, ऑप्शन डी है ध्वनि तरंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है, जबकि रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग और एक्स तरंग ये सभी अयांत्रिक तरंग है। मैं आपको ध्वनि तरंग और यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग क्या होती हैं वो पहले बता देता हूँ। यांत्रिक तरंग वे होती हैं जिनमें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और इसी से अपोजिट ध्वनि वे तरंग जिनमें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वे अयांत्रिक तरंग होते हैं। उसका उदाहरण रेडियो तरंग, एक्स तरंगे और प्रकाश तरंगे ये सभी अयांत्रिक तरंग है, जबकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ध्यान रखेंगे ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग को दो भागों में बांटा गया है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, जिसमें से ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताया है सारा इंपॉर्टेंट है, तो इसे कहीं नोट करके आप रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पीडीएफ के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रबर की अपेक्षा स्टील में ध्वनि संचरण शीघ्रता से होता है क्योंकि? ऑप्शन ए है स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है, ऑप्शन बी दिया है रबर स्टील से अधिक प्रत्यास्थ है, ऑप्शन सी है रबर ठोस वस्तु नहीं है, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग को खींचकर छोड़ने पर इनमें कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन बी है अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन सी है गामा तरंग, ऑप्शन डी है कोई तरंग उत्पन्न नहीं होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुदैर्ध्य तरंग। स्प्रिंग को खींचकर छोड़ने पर इसमें अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि भी एक अनुदैर्ध्य तरंग है, भूकंप भी एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें अनुप्रस्थ तरंग की, तो तालाब पर पत्थर मारने पर जो उत्पन्न तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग है। जैसे समुद्र के लहर से उत्पन्न तरंग वो भी एक अनुप्रस्थ तरंग है। ध्यान रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण का कंपन, ऑप्शन ए दिया है तरंग की दिशा में होता है, ऑप्शन बी तरंग की दिशा के लंबवत होता है, ऑप्शन सी कणों का विस्थापन होता है, ऑप्शन डी कणों में कोई कंपन गति नहीं होती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होता है। बात करें अगर अनुदैर्ध्य तरंग की, तो इनमें तरंग की दिशा के संचरण के समानांतर होती है। ये अनुदैर्ध्य तरंग है और ये तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। ध्यान रखेंगे, ये लंबवत है और ये समानांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। ऑप्शन ए आयाम आरोपण, ऑप्शन बी है स्पंदन संकेत आरोपण, ऑप्शन डी सी दिया है आवृत्ति आरोपण, ऑप्शन सी डी दिया है समय विस्तार गुणन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आवृत्ति आरोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी को कहते हैं तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कणों का कंपन, ऑप्शन ए दिया है तरंग संचरण की दिशा से 45 डिग्री के कोण पर, ऑप्शन बी दिया है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, ऑप्शन सी दिया है तरंग संचरण की दिशा में होता है, ऑप्शन डी है कणों में कंपन गति नहीं होती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तरंग संचरण की दिशा में होता है, और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत जो होता है वो है अनुप्रस्थ तरंग।
ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए दिया है इंफ्रारेड, ऑप्शन बी दिया है एक्स किरणें, ऑप्शन सी दिया है दृष्टिगोचर प्रकाश, ऑप्शन डी दिया है रेडियो तरंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रेडियो तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है प्रकाश तरंग, ऑप्शन बी दिया है ध्वनि तरंग, ऑप्शन सी दिया है सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन डी दिया है रेडियो तरंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रेडियो तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरंग की चाल 330 मीटर पर सेकंड तथा तरंग दैर्ध्य 3 मीटर हो तो तरंग की आवृत्ति होगी। हमें आवृत्ति ज्ञात करना है, चूंकि तरंग की चाल बराबर होता है आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तरंग की चाल है ये, तरंग की चाल बराबर होता है आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य। चूँकि हमें चाल दी गई है 330 मीटर पर सेकंड, आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है और तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है 3 मीटर। आवृत्ति ज्ञात करने के लिए हम तरंग दैर्ध्य को पक्षांतर करते हैं, अर्थात 3 को पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा 330/3 बराबर यह आवृत्ति है। तो हम इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 0 का 0, तो ये हो जाएगा 110 प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है अवरक्त, ऑप्शन बी दिया है पराबैंगनी, ऑप्शन सी दिया है दृश्य, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अवरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लेजर बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है? ऑप्शन ए है तापमान बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, यह पॉइंट सही है। दूसरा दिया है वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, यह भी पॉइंट सही है। तीसरा दिया है आर्द्रता बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता, यह भी पॉइंट सही है। हमें जो सही नहीं है वो पूछा गया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम नहीं होता, वो भी बढ़ता है। ध्यान रखेंगे, तापमान बढ़ाने पर भी ध्वनि का वेग बढ़ता है, दाब का ध्वनि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ताप और आर्द्रता ध्वनि के अनुक्रमानुपाती होते हैं, ध्वनि के वेग के। ध्यान रखेंगे, अगर हम तापमान को बढ़ाएंगे, आर्द्रता को बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। अगर हम तापमान और आर्द्रता को कम कर रहे हैं तो ध्वनि का वेग भी कम होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? ऑप्शन ए दिया है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है आयन मंडल, ऑप्शन सी दिया है क्षोभ सीमा, ऑप्शन डी दिया है समताप मंडल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तरंगे शून्य निर्वात में संचरण नहीं कर सकती? ऑप्शन ए दिया है प्रकाश, ऑप्शन बी है ऊष्मा, ऑप्शन सी है ध्वनि, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। ऑप्शन ए है आयाम मॉड्यूलन, ऑप्शन बी है आवृत्ति मॉड्यूलन, ऑप्शन सी दिया है स्पंद कूट मॉड्यूलन, ऑप्शन डी है काल विभाग बहुसंकेतन। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन बी आवृत्ति मांडोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार में हम उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है रेडियो तरंगों, ऑप्शन बी है श्रव्य ध्वनि तरंगों का, ऑप्शन सी दिया है पराश्रव्य तरंगों का, ऑप्शन डी है अश्रव्य तरंगों का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अश्रव्य तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र का नाम है। तो हम ध्वनि को विद्युत में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइक्रोफोन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्ज मात्रक होता है। ऑप्शन ए दिया है वेग का, ऑप्शन बी है आवृत्ति का, ऑप्शन सी है तरंग लंबाई का, ऑप्शन डी है गति का। तो हर्ट्ज मात्रक होता है आवृत्ति का, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि का कारण होता है। ऑप्शन ए ध्वनि तरंगों का अपवर्तन, ऑप्शन बी है ध्वनि तरंगों का ध्रुवण, ऑप्शन सी दिया है ध्वनि तरंग का विवर्तन, ऑप्शन डी दिया है ध्वनि तरंग का प्रवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ध्वनि तरंगों का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे अपने मार्ग में रुकावट आने पर वह ऑप्शन ए मुड़ जाती है, ऑप्शन बी सीधी जाती है, ऑप्शन सी रुक जाती है, ऑप्शन डी लौट जाती है। तो ध्वनि तरंगे मुड़ जाती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग निर्भर करता है। ऑप्शन ए तीव्रता पर, ऑप्शन बी है स्वरूप पर, ऑप्शन सी तरंग दैर्ध्य पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंग निर्भर करता है ऑप्शन सी तरंग दैर्ध्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ की ध्वनि कौन सी होती है। ऑप्शन ए श्रव्य, ऑप्शन बी दिया है अवध्वनिक, ऑप्शन सी दिया है अश्रव्य, ऑप्शन डी है पराश्रव्य। तो इसका सही आंसर होगा चमगादड़ की ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि होती है। ध्यान रखेंगे पराश्रव्य ध्वनि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सभी सुन सकते हैं। पराश्रव्य ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता। ये बता देता हूँ, जैसे आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है अश्रव्य ध्वनि, दूसरा है श्रव्य ध्वनि, तीसरा है पराश्रव्य ध्वनि। जिसमें से अश्रव्य ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता, मनुष्य केवल श्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। तीसरा जो पराश्रव्य ध्वनि है उसे कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ सुन सकता है। जो अश्रव्य ध्वनि है उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। जो श्रव्य ध्वनि है जिसकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है, जिसे ही मनुष्य सुन सकता है। और पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जिसमें से अश्रव्य ध्वनि को हाथी, वेल ये सभी सुन सकते हैं। श्रव्य ध्वनि को मनुष्य और पराश्रव्य ध्वनि को चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली ये सभी सुन सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि आवृत्ति मानव कर्ण द्वारा नहीं सुनी जा सकती। ऑप्शन ने दिया है 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी दिया है 100 हर्ट्ज, ऑप्शन सी दिया है 500 हर्ट्ज, ऑप्शन डी दिया है 5000 हर्ट्ज, ऑप्शन ई दिया है 50,000 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई 50,000 हर्ट्ज को मानव कर्ण द्वारा नहीं सुना जा सकता, क्योंकि मानव कर्ण केवल 20 हर्ट्ज से केवल 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। ये श्रव्य ध्वनि कहलाती है। और 20 हर्ट्ज से कम अश्रव्य ध्वनि और वहीं 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 760 मील घंटा ध्वनि की चाल होती है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वायु में ध्वनि की चाल पूछ दें तो वो होती है 332 मीटर पर सेकंड। कहीं कहीं पे इसे 333 भी लेते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे हैं। ऑप्शन ए लंबवत, ऑप्शन बी दिया है तिर्यक, ऑप्शन सी दिया है कभी तिर्यक कभी लंबवत, ऑप्शन डी दिया है कभी लंबवत कभी तिर्यक। तो इसका सही आंसर होगा ध्वनि तरंगे होती हैं लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता कहलाती हैं, तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा
करती है? ऑप्शन ए दिया है स्टील, ऑप्शन बी दिया है वायु में, ऑप्शन सी निर्वात में, ऑप्शन डी जल में। चूंकि ध्वनि सबसे तेज यात्रा करेगी स्टील में जो कि ठोस है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फिर जल, उसके बाद वायु, ठोस, द्रव, उसके बाद गैस, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंगे वायु से पानी की ओर गमन करती हैं तब निम्नलिखित किस परिमाण में परिवर्तित नहीं होता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो पराश्रव्य की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का, ऑप्शन ए दिया है आयतन कम हो, ऑप्शन बी दिया है क्षेत्रफल अधिक हो, ऑप्शन सी दिया है क्षेत्रफल कम हो, ऑप्शन डी दिया है आयतन अधिक हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षेत्रफल अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है वो कहलाता है सोनार, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है, ऑप्शन ए दिया है कुत्तों द्वारा, ऑप्शन बी दिया है मनुष्यों द्वारा, ऑप्शन सी दिया है माइक्रोफोन की सहायता से, ऑप्शन डी दिया है किसी के द्वारा नहीं। तो पराश्रव्य ध्वनि कुत्तों द्वारा सुना जा सकता है, ये मैंने अभी बताया आपको। पराश्रव्य ध्वनि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सभी सुन सकते हैं, और अश्रव्य ध्वनि उसे हाथी, वेल ये सभी सुन सकते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? इसका आंसर आप बताएंगे, मैंने इसे बता चुका है, बार बार मैंने बताया है। इसका आंसर आप टाइप करेंगे, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में ध्वनि का वेग, हवा में ध्वनि का वेग मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है, कहीं कहीं पर इसे 333 मीटर पर सेकेंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगाते हैं, तो इसके स्रोत का हम अनुमान लगाते हैं ध्वनि की तीव्रता पर, ध्वनि कितनी तीव्र है और किधर से आ रही है इसका अनुमान हम तीव्रता से ही लगाते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंग चलती है तो ये अपने साथ ले जाती हैं, ऑप्शन ए है द्रव्यमान, ऑप्शन बी है ध्वनि, ऑप्शन सी है ऊर्जा, ऑप्शन डी है विभवांतर। तो ये अपने साथ लेकर जाती है ऊर्जा को, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, पराश्रव्य की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज के ऊपर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको कहीं पे डाउट होता हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे डाउट है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करके बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग समुद्रण की गहराई जानने के लिए कोई मोटाई मापने, हिमशैल की स्थिति, धातुओं में त्रुटि जानने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पराश्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है ध्वनि की चाल से अधिक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन ए दिया है ताप का, ऑप्शन बी दिया है माध्यम का, ऑप्शन सी दाब का, ऑप्शन डी आर्द्रता का। तो इसमें ताप, माध्यम और आर्द्रता का प्रभाव तो पड़ता है ध्वनि के वेग पर, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमें प्रभाव नहीं पड़ता है पूछा गया था, तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि के वेग पर, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणें में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो अवरक्त किरणों की अपेक्षा अधिक होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगे क्या है? ऑप्शन ए है श्रव्य
आवृत्ति प्रसार से निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि, ये गलत है क्योंकि उससे निम्न वाली ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। दूसरा दिया है निर्वात में उत्पन्न ध्वनि, ये भी गलत है। तीसरा दिया है श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि ही पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में दो तरंगों की तरंग दैर्ध्य का अनुपात 3:5 है, इन तरंगों की आवृत्ति का अनुपात होगा, तो इसका अनुपात होगा 5:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर गुस्से में या चिल्लाया जाए तो 50 डेसिबल तक की ध्वनि या उससे अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, जिसमें ऊष्मीय तरंग, गामा तरंग और एक्स किरणें ये सभी चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो यहीं तक रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन को हम सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है ज़रूर कमेंट करना, आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करना। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।